हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय हेलवॉक एंड लेनार्ड, और उनके एक्सपेरिमेंट के इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स क्या क्या थे। क्या आप बताएंगे जल्दी जल्दी मुझे? हमें समराइज करना है पिछले जो एक्सपेरिमेंट में क्या क्या फाइंडिंग्स थी हमारे पास। नंबर 1, फोटो करंट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, देखो पहला, photo current is proportional to intensity of light. Second important observation क्या थी? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हमने क्या नाम दिया था? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थर्ड इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या थी? कट ऑफ वोल्टेज increases, cut off voltage increases with the increase of frequency. Below threshold, no photo emission. Below threshold frequency, no photo emission. However, be the strong intensity of light made incident. जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी फॉल करा लो, अगर एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन है तो कोई फोटो एमिशन नहीं होगा। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्रॉस हो गई, अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इंस्टेंटेनियस फोटो एमिशन। फोटो एमिशन इंस्टेंटेनियस हो रहा था, एकदम से हो रहा था। ठीक है, कितनी डिम लाइट क्यों नहीं कर दो तब भी हो रहा था। ये बात समझ में आ रही है? डिम लाइट होने के बावजूद भी हो रहा था। और फोटो एमिशन स्टार्ट होने में कितना टाइम लग रहा था? लाइट ऑन करने के कितनी देर बाद करंट ऑब्जर्वेशन में आ रहा था? इट यूज टू टेक लेस देन 1 नैनो सेकेंड। इसलिए इंस्टेंटेनियस बोला है। लाइट के पड़ते ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, और निकल ही नहीं रहा था, पूरे सर्किट में घूम भी रहा था। इन सभी रिजल्ट्स को देखते हुए एक चौथा ग्राफ बना रहा हूँ। फोर्थ ग्राफ, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और यहाँ पे है V नॉट कट ऑफ वोल्टेज, दिस इज फ्रीक्वेंसी। अब ये हम सबने देखा था इन चारों पॉइंट के माध्यम से कि एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है जिसके नीचे फोटो एमिशन होता ही नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? एक कोई कट ऑफ ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम न्यू नॉट कह लेते हैं, जिसके नीचे कोई फोटो एमिशन नहीं होता। ठीक है, तो जब फोटो एमिशन हो ही नहीं रहा, उस फोटो एमिशन को रोकने के लिए कोई वोल्टेज चाहिए। जब कोई इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहा तो इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए कोई वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। इसका मतलब कट ऑफ वोल्टेज फॉर दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसीज इज 0. नो वोल्टेज इज रिक्वायर्ड। बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, नो स्टॉपिंग वोल्टेज इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब अगर हम इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आगे जाते हैं तो फोटो एमिशन स्टार्ट होता है। ठीक है, फोटो एमिशन स्टार्ट होता है तो कुछ स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होता है। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा था कि जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता जा रहा था। ठीक है, वो ग्राफ हमारा किस प्रकार से बना था? ऐसे बना था, वोल्टेज बढ़ती जा रही थी फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? देयर इज अ लीनियर राइज, देयर इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से ये स्टॉपिंग पोटेंशियल ये भी बढ़ता है। ये ग्राफ, ये रिलेशन। above this, above threshold frequency, photocurrent exists, and therefore to stop the photocurrent, back EMF is required. ठीक है, and that back EMF increases with the increase of frequency. ठीक है, तो ये किस प्रकार से रिलेशन मिला? एक स्ट्रेट लाइन रिलेशन मिला। ठीक है, चलो पहले प्लेट लगाई थी सीजियम की, ठीक है, अभी चेंज करके कॉपर की लगा दी। ठीक है, सारा प्रोसेस दोबारा रिपीट किया, तो रिपीट करने से क्या मिला? यही ग्राफ मिला, मगर लाइन कहीं और आ गई, लाइन शिफ्ट हो गई बस, बाकी सब सेम था। मटेरियल के हिसाब से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग मिल गई। ठीक है, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से
बैक ईएमएफ भी आ रहा था, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ रहा था। सो दिस इज फॉर मेटल ए, दिस इज फॉर मेटल बी। तो अलग अलग मेटल के पैरेलल लाइंस हमें यहाँ पे मिल रही। ये ग्राफ समझ में आना चाहिए। इस ग्राफ पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। पहले के तीनों ग्राफ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में चाहिए आपको, ठीक है, और ये एक्सप्लेनेशन में भी चाहिए, और ये साथ के साथ न्यूमेरिकल्स इस पे बेस्ड आते हैं, वो ध्यान रखिए। एक्सपेरिमेंट के सारे रिजल्ट सबके सामने आ गए, ठीक है। साइंटिस्टों में बड़ा उत्साह था इस बात का कि कुछ नई चीज हुई, ठीक है, कुछ नई चीज हुई है, कुछ नया करने की कोशिश की गई है, ठीक है, और इसके रिजल्ट सबके सामने। अब इससे इन्फ्रेंसेस निकालने हैं कि इसके क्या क्या मतलब हो सकते हैं। तो हम जो टेक्नोलॉजी, जो थ्योरियां यूज कर रहे हैं, हाइपोथेसिस यूज कर रहे हैं, क्या वो सारी इंटैक्ट है या उसमें कोई प्रॉब्लम है कि उसको और सुधारने की जरूरत है, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट्स हैं, जो हम हाइपोथेसिस सोच के चल रहे हैं कि ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है, अभी तक तो ऐसे ही हो रहा था, अब ये नई चीजें सामने आई हैं कि तो क्या ये सब उनसे मेल खाती हैं, ठीक है। तो उस वक्त जो थ्योरी प्रिवेल कर रही थी रेडिएशन की, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है, जिसमें उसका रे नेचर प्रूव हो चुका था, वेव नेचर भी सारा प्रूव हो चुका था, वेव के नेचर के सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके थे, ठीक है, कि दोनों नेचर एस्टेब्लिश हो गए थे। और इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर, सॉरी, दोनों एस्पेक्ट के ऊपर, रे थ्योरी जो की लाइट की है या वेव थ्योरी जो लाइट की है, इसके आधार पे ये रिजल्ट्स एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे। ये भयंकर धर्म संकट था आप सबके बीच में। सब डिस्कस कर रहे थे, सब कोशिश कर रहे थे, ठीक है। कहते लाइट इंटेंसिटी के बढ़ने से फोटो करंट बढ़ रहा है, ये बात समझ में आती है। ज्यादा एनर्जी मिल रही है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। फिर दूसरा क्या था, थ्रेशोल्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट। दूसरा ऑब्जर्वेशन था कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट, ये समझ में नहीं आ रहा था। वेव थ्योरी ये कहती है कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए वेव, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब हर वेव का एम्पलीट्यूड तो होता ही है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो ट्रांसमिट करेगा ही करेगा, ठीक है। अब चाहे फ्रीक्वेंसी कम हो चाहे फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, वेव में तो एनर्जी होती है, एवरी वेव पोजेस एनर्जी, ठीक है। ये ऑसिलेशन वेव्स में ये सब थ्योरी में सब चीज प्रूव हो चुकी है, ठीक है। कितनी एनर्जी होती है, एनर्जी कांस्टेंट होती है, कंजर्वेटिव होती है, ये सारी बातें हम प्रूव कर चुके हैं पीछे। अब यहाँ पे ये था कि चाहे वेव कम फ्रीक्वेंसी की है या चाहे वेव ज्यादा फ्रीक्वेंसी की है, जब वो कंटिन्यूअसली मैटर के ऊपर पड़ रही है तो अपनी एनर्जी तो ट्रांसफर कर ही रही है। जब वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रही है तो इलेक्ट्रॉन्स को वो एनर्जी गेन करने में टाइम लग सकता है, मगर ये कहना गलत होगा कि इस फ्रीक्वेंसी से ऊपर कोई भी ये चीज को समझ नहीं पा रहा था। सो कंटेम्पररी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी failed to explain the existence of threshold frequency, existence of threshold frequency, वो समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। दूसरा जो घोर संकट था वो संकट ये था कि वेव्स जो एनर्जी ट्रांसफर कर रही है सरफेस के ऊपर, ठीक है, मटेरियल के अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10⁻²2 23 इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। गुड कंडक्टर है तो 28 तक होते हैं, 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स तक होते हैं। तो ये एनर्जी जब सब इलेक्ट्रॉनों में बटेगी तो एक इलेक्ट्रॉन को थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो ये बहुत स्वाभाविक है कि इलेक्ट्रॉन को अपने वर्क फंक्शन तक की एनर्जी एक्वायर करने में टाइम लग सकता है, ठीक है। और वो टाइम कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहा था कि 4-5 घंटे तक लग सकता है, ठीक है। मगर घोर आपत्ति यहाँ थी कि वो तो 1 नैनो सेकंड से कम में भी आ जा रहा था।
कैलकुलेशन जब घंटों का टाइम बता रही है, इतने घंटे के बाद, मतलब सुबह ऑन किया है तो शाम को तुम्हें फोटो करंट मिलना शुरू होगा, ये होना चाहिए। ठीक है, और वहां पे ऑब्जर्वेशन में था कि इंस्टेंटेनियसली फोटो करंट वाज देयर, वो एग्जिस्ट कर रहा था। ये भी किसी की समझ में नहीं आ रही थी कि ये चमत्कार कैसे हो रहा। तो कोई भी ये समझा नहीं पा रहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इस फिनोमिना को कैसे एक्सप्लेन करेगी। ठीक है, तो दीज टू वर काउंटेड एज लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अब ये ऊपर हेडिंग डालो, लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी टू एक्सप्लेन द फिनोमिना। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दैट फेल टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। क्या क्या लिमिटेशन थी, तो हमें 2 लिमिटेशन यहाँ काउंट करनी है। ठीक है, तो पहले में आप लिखेंगे, फर्स्ट, all waves irrespective of frequency possess energy, therefore all radiations should be able to cause photo emission, therefore threshold frequency should not exist। भाई सारी रेडिएशन के पास एनर्जी होती है, जब वो एनर्जी कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन को दी जा रही है तो फोटो एमिशन होना चाहिए। थ्रेशोल्ड बीच में कहां से आ गया? नहीं, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, अब थ्रेशोल्ड, मगर ऑब्जर्वेशन में तो थ्रेशोल्ड आ रहा है, तो इसको एक्सप्लेन कैसे करें, किसी को पता ही नहीं था। ठीक है, दूसरा क्या था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी शुड नॉट एग्जिस्ट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि ये होना नहीं चाहिए, मगर ये हो रहा था। दूसरा पॉइंट क्या है कि फोटो एमिशन को घंटों लगने चाहिए, कैलकुलेशन के हिसाब से फोटो एमिशन को घंटों लगने चाहिए, मगर ये इंस्टेंटेनियस हो रहा था। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट का डिस्क्रिप्शन में आप लिखेंगे, द एमिटर प्लेट्स contains large number of electrons of the order of 10 to the power 28 per meter cube। ठीक है, कंडक्टर्स में ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। ठीक है, therefore the energy of incident radiation when received by all these electrons may take hours to accumulate energy इकट्ठा कर रहे हैं ना, लिए जा रहे, accumulate कर रहे, to accumulate energy up to the work function of the material। क्योंकि वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी होगी उसके पास तभी वो वहां से निकल सकता है, उससे पहले तो निकल नहीं सकता। According to calculations, this requires 5 to 6 hours। ठीक है, but the observation in the experiment showed instantaneous emission above threshold frequency। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस एमिशन का भी कोई एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के पास नहीं था। तो सेकंड लिमिटेशन क्या लिखें, इंस्टेंटेनियस एमिशन शुड नॉट टेक प्लेस। ये दोनों चीजें जो नहीं होनी चाहिए थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार वो हो रही थी, तो इनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी उनके पास। तो ये दोनों बातें समझ में आ गई सबको, क्या लिमिटेशन थी? सारे साइंटिस्ट इकट्ठे हो गए और सोचने लगे क्या करें। हाँ, थ्योरी तो ये कहती है यहाँ पे ये हो रहा है, क्या रहा है यहाँ पे ये हो रहा है। ठीक है, आइंस्टाइन ने कहा तुम सारे माथा मारते रहो, मैं अपनी थ्योरी बनाता हूँ। ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ अलग से सोचना पड़ेगा। अब आइंस्टाइन की खुरापात देखो, कहते हैं ये जो रे आ रही है ना लाइट की, ये रे नहीं है, ये पैकेट्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? ये पैकेट्स आ रहे हैं, और इन पैकेट्स को उसने फोटोन नाम दिया। क्या नाम दिया? फोटॉन्स। कहता है ये रेज कुछ नहीं है,
ये क्या है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी है जो आ रही है, बंडल लेकर आ रही है और एकदम से एकदम सारी की सारी दे दी जा रही है, ऐसे कुछ हो रहा है। आइंस्टाइन हाइपोथेसिस, तो उसने क्या प्रपोज किया? लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स दैट आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तीसरी चीज आ गई, पहले रे चल रही थी, फिर वेव हो गई, अब ये पैकेट आ गए। अब ये पैकेट में एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? वो कह रहा था, ऑब्जर्वेशन बता रहा था कि फ्रीक्वेंसी से एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि ज्यादा बैक वोल्टेज लगानी पड़ रही थी। इसका मतलब इन पैकेट में एनर्जी ना फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भरी हुई है। ये बात समझ में आ रही है? द एनर्जी ऑफ दिस पैकेट्स, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा एनर्जी, कम फ्रीक्वेंसी कम एनर्जी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही? अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? E इज इक्वल टू एच न्यू। तो ये एच क्या चीज होती है? प्लैंक्स कांस्टेंट। हियर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या वैल्यू होती है बेटा इसकी? होती कुछ वैल्यू? अच्छा, 6.626 इंटू 10⁻⁻34। तो अच्छी बच्ची है बेटा, यूनिट्स और बता दे। अच्छी बच्ची है, तुम पांचों में से तो अच्छी है, बताया उसने बेटा को। किसने? क्या यूनिट पूछ रहा हूँ, यूनिट तो बता दो। बता दो बेटा। जूल पर सेकंड। शाबाश, जूल सेकंड। जूल पर सेकंड, पर सेकंड तो जूल सेकंड। पर का मतलब नीचे चला गया, ध्यान रखो। जूल सेकंड, ये समझ में आ गया? अब जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, अभी समझने की बात है यहाँ पे। जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो वर्क फंक्शन को मैच करती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच मैचेस विद द वर्क फंक्शन। क्योंकि उससे ज्यादा एनर्जी है तो वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी मिली तो वो बाहर आ गया, उसके बराबर एनर्जी मिली तो बाहर नहीं आया, उससे कम एनर्जी वाला तो निकाल ही नहीं पा रहे, क्योंकि वर्क फंक्शन मैच ही नहीं हो रहा वहां पे। ठीक है, इज पॉइंट क्लियर? तो वर्क फंक्शन जो हमने फाई नॉट से रिप्रेजेंट किया था, दैट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। अब ये पैकेट की टर्म्स में बात कर रहे हैं, है ना? पैकेट की टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो अगर एच न्यू नॉट फाई नॉट के बराबर है, अगर न्यू नॉट से ज्यादा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, फोटो एमिशन होगा, और हमने ऑब्जर्व किया हो रहा है। अब क्योंकि फोटो एमिशन हो रहा है, फोटो करंट आ भी रहा है, तो रोकने के लिए वोल्टेज भी लगानी पड़ रही है। लग रहा है ना जोर? रिवर्स वोल्टेज लगानी पड़ रही है रोकने के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि ज्यादा एनर्जी जब इंसिडेंट होगी वेव फंक्शन से, तो जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, उसकी एक सर्टेन वैल्यू होगी। काइनेटिक एनर्जी की सर्टेन वैल्यू होगी जो सर्टेन कट ऑफ वोल्टेज से ही रुक रही है जाके। ठीक है, तो अब इसको ऐसे समझो, हमने रेडिएशन इंसिडेंट की न्यू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो मिली इलेक्ट्रॉन को वो मिली एच न्यू। ठीक है, एच न्यू एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिली, बाहर आने में खर्चा हो गया, इलेक्ट्रॉन का बाहर आने में खर्चा हो गया कितना? फाई नॉट। कितनी एनर्जी का खर्चा हो गया उसको? अब उसके पास कितनी बची? जो बची एनर्जी उसको हम बोलते हैं के मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब उसकी स्पीड बन जाएगी इलेक्ट्रॉन जितनी स्पीड। काइनेटिक एनर्जी है तो वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी है तो वेलोसिटी है। ठीक है, और इस एनर्जी को रोकने के लिए हमें रिवर्स वोल्टेज लगानी पड़ रही है। मतलब वो कौन सी वोल्टेज जो इस पूरी काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर दे रही है, रोक दे रही है। अगर वो वोल्टेज V नॉट है तो ई वी नॉट हो गया ये।
के मैक्स। हमने पढ़ा ये एनर्जी क्यू इंटू वी होती है। ये पॉइंट क्लियर हुए सारे? तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। कौन सी इक्वेशन बनी है? ई वी नॉट भी पुट कर दो। ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, दिस इक्वेशन इज नोन एज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम आइंस्टाइन की इक्वेशन को मॉडिफाई कर रहे हैं कि इस ग्राफ को मैच कर जाए। ठीक है, आइंस्टाइन की इक्वेशन को मॉडिफाई कर रहे हैं कि इस ग्राफ को मैच कर जाए। ये ग्राफ किस किस के बीच में? वी नॉट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, ये हम सबको पता है। इसको हम कौन सा एक्सिस बोलते हैं? इसको कौन सा एक्सिस बोलते हैं? ठीक है, और वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है? वाई इज इक्वल टू एमएक्स प्लस सी, हम सबको पता है। तो वाई की जगह क्या आना चाहिए? एक्स की जगह क्या आना चाहिए? फिर झूठ न्यू। वी मत पढ़ो, इसको वी यहाँ पढ़ दिया आपने। हाँ, ये बहुत ध्यान रखना है। साइंस का सबसे बड़े धर्म संकट में से यही चीजें हैं। यू वी न्यू म्यू ये सब एक जैसे दिखते हैं अगर ढंग से ना बनाए जाए तो। ठीक है बेटा, अभी हम इस इक्वेशन पे आ गए। के मैक्स को हमने ईवी नॉट से रिप्लेस कर दिया, ये इक्वेशन बन गई। वाई की जगह हमें क्या चाहिए? सिर्फ वी नॉट चाहिए। ई हटाना पड़ेगा, तो ई को कहाँ ले जाए? नीचे। ठीक है, तो वी नॉट इज इक्वल टू एच बाई ई न्यू माइनस फाई नॉट बाई ई। मतलब फाई नॉट बाई। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप क्या हो गया लाइन का? h अपॉन ई। हमें अगर हम इसका अगर स्लोप नाप लेते हैं और e की वैल्यू हमें पता है, तो इसके स्लोप से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं। h की वैल्यू वही आनी चाहिए जो पहले से आ रही हुई है, कांस्टेंट थोड़ी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर वही वैल्यू आ रही है तो मतलब जो सोच के हम बात कर रहे हैं वो सारी ठीक है, ये मतलब हुआ। और c की वैल्यू क्या है बेटा? माइनस फाई नॉट बाई ई। अब इस लाइन को अगर एक्सटेंड कर दो नीचे, तो सी इंटरसेप्ट कहाँ बन रहा है? नीचे बन रहा है, नेगेटिव पे बन रहा है, और ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ये तो मैच कर रहा है इसको। तो इस वैल्यू से हम क्या चीज निकाल सकते हैं? फाई नॉट वर्क फंक्शन ऑफ ए मटेरियल। ये बात समझ में आ रही है? वी कैन फाइंड वर्क फंक्शन ऑफ ए मटेरियल जस्ट बाय ऑब्जर्विंग दिस वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये जो आइंस्टाइन ने हाइपोथेसिस दी, ठीक है, उसके हिसाब से सारी चीजें फिट हो। ठीक है, चलो, कोशिश तो सारे साइंटिस्ट कर रहे थे। ठीक है, सॉल्यूशन किसने सजेस्ट किया? आइंस्टाइन ने। सबसे ज्यादा मिर्ची किसको लगी? मिलिकन को। मिलिकन को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी। नहीं, उसने कहा अरे ऐसे कैसे बोल दे तुमने? उन्हें चैलेंज है, मैं तेरे को डिस्प्रूव करूंगा। ठीक है, मिलिकन वांटेड टू डिस्प्रूव आइंस्टाइन कि ये नहीं है, कुछ और हो सकता है। ये जो थ्योरी हम इतनी देर से यूज कर रहे हैं, तो टाइम से यूज कर रहे हैं, ये ऐसे थोड़ी गलत हो जाएगी। कुछ और होगा, ये नहीं होगा। वो ये खोजने चला था। ठीक है, मगर वो कुछ सालों बाद वापस आया, हाथ जोड़ के बोला आप ठीक बोल रहे थे। ठीक है, जब उसने कंफर्म कर दिया, वैलिडेट कर दिया कि हाँ यही है और ऐसे ही है, उसके बाद दोनों को नोबेल प्राइज दिया, आइंस्टाइन एज वेल एज मिलिकन। ठीक है, ये बातें समझ में आई बेटा? तो इसमें इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंट की फाइंडिंग्स, एक्सपेरिमेंटिंग की फाइंडिंग्स के बाद उसकी लिमिटेशंस क्या थी, लिमिटेशंस को फिर आइंस्टाइन ने कैसे सजेस्ट किया, सजेस्ट करने के बाद कैसे वैलिडेट हुआ वो। ठीक है, इस ग्राफ से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं, वर्क फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो यहाँ से आपको देखना है। ठीक है, इस पर क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं।
ठीक है, चलें आगे। यहाँ तक चीजें क्लियर है? आप बच्चा लोग कुछ पूछना है बेटा आपको? ये बेटा इस लाइन को एक्सटेंड किया है मैंने नीचे, ताकि श्री इंटरसेप्ट कहाँ पर मिलेगा वो पता है। संध्या कुछ पूछना है बेटा? संध्या, काजल, स्मृति, अमीषा? नो सर। इस फोटोन की और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, सारी बातें बताओ। ठीक है, अब बेचारे को फिर दिक्कत हो गई, फिर बैठा वो लेके, और उसने फोटोन पिक्चर के सारे पोस्टुलेट्स दिए, सारे लिखो फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट, लिखो फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट। 5 पॉइंट है, ये पांचों इंपॉर्टेंट है। लिखवाता जा रहा हूँ, समझाता जाऊंगा, लिखते जाओ। पहला पॉइंट लिखो, इन द इंटरएक्शन ऑफ मैटर एंड रेडिएशन बिहेव्स एज इफ इट कंसिस्ट्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जब भी रेडिएशन और मैटर का इंटरेक्शन होगा तो फोटोन पिक्चर यूज होगी, यह मतलब है। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिए, ईच फोटोन possess energy capital E equal to h nu and momentum P is equal to h nu by c. E is equal to h nu and P is equal to h nu by c. रेडियो एक्टिविटी किसने पढ़ी? न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर रिएक्शंस नहीं पढ़े? ठीक है, उसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है, एनर्जी निकलती कहाँ से, न्यूक्लियर के टूटने से एनर्जी कैसे निकलती है। ठीक है, तो जो एनर्जी मास से कन्वर्ट होकर आती, जो मैटर है पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो फार्मूला है एनर्जी का, दैट इज इक्वल टू mc²। ये भी आइंस्टाइन की इक्वेशन है, आइंस्टाइन की ही इक्वेशन है। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा खत्म हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो कितनी एनर्जी निकालेगा? तो mc² से जो एनर्जी आएगी उतने जूल्स एनर्जी है। एक प्रोटॉन पूरा खत्म हो गया और सारा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो उसकी इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी निकल के आएगी? तो प्रोटॉन का मास इंटू c² गिव्स मी द एनर्जी रिलीज्ड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो ये मास एनर्जी रिलेशन है जो आइंस्टाइन ने दिया था। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अब मास कन्वर्ट हो रहा है रेडिएशन में, रेडिएशन की एनर्जी, तो रेडिएशन की एनर्जी कितनी सारी है? mc² के बराबर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अच्छा, मोमेंटम किसे कहते हैं? मेरे पास मास है, वेलोसिटी, तो इसको मोमेंटम का रूप दे सकता हूँ। आई कैन राइट दिस एज mc इंटू सी। ठीक है, और ये एनर्जी किसके बराबर है? h न्यू। तो mc इंटू सी इज इक्वल टू h न्यू। mc को लिख सकते हो आप p, और ये h न्यू बाय ये वाला c। So this P is equivalent momentum of the photon radiation। ठीक है, तो वो जो पार्टिकल है, जो हम जब पार्टिकल बोल रहे हैं उसको, तो उसकी एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो उसका मोमेंटम भी तो होना चाहिए। ठीक है, तो ये मोमेंटम है। ठीक है, दिस इज द मोमेंटम ऑफ रेडिएशन, फोटोन। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो, नहीं इसी में एक पॉइंट और लिखो, ईच फोटोन ट्रेवल्स, इसी में तीसरा पॉइंट लिखो, एनर्जी इतनी होती है, मोमेंटम इतना होता है, और इसकी स्पीड कितनी होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है। वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, ईच फोटोन, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट, ईच फोटोन ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ अ वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, where lambda is equal to c nu। ठीक है, आगे लिखो, by increasing the intensity
ऑफ रेडिएशन, क्या लिखा है हमने? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ा रहे। बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड नॉट एनर्जी पर फोटोन। ये बात समझ आई? हम जो लाइट इंसिडेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ा रहे, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। इंटेंसिटी से क्या हो रहा है? मोर पैकेट्स ऑफ एनर्जी आ रहे हैं, मगर जो एनर्जी एक पैकेट की है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, तो वो उतनी ही होगी। ठीक है, तो इस बात से क्या समझ में आ रहा है? जब हम इंटेंसिटी चेंज कर रहे थे तो फोटो करंट में तो वेरिएशन आ रहा था, ठीक है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसमें फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट थी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया? फोर्थ पॉइंट लिखिए, फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, दे आर नाइदर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर मैग्नेटिक फील्ड। सर रिपीट कीजिए एक बार। हाँ They बेटा are- लिखो, दे आर दे आर नाइदर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी फील्ड से वो डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, लिख लिया बेटा? यस सर। हाँ, अगला पॉइंट लिखिए, फिफ्थ पॉइंट। इन ए फोटोन पार्टिकल कोलिजन, यहाँ पे पार्टिकल से खास तौर से मतलब है इलेक्ट्रॉन। इन ए फोटोन पार्टिकल कोलिजन, ठीक है, ए फोटोन मे बी कंप्लीटली एब्सॉर्ब्ड, may be completely absorbed or partially absorbed. The total energy and total momentum of the two remains conserved. The number of photons may not be conserved. ठीक है, इससे क्या मतलब हुआ? The number of photons may not be conserved. ठीक है, एक ज्यादा एनर्जी का फोटोन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन को उसमें से कुछ एनर्जी चाहिए, सारी नहीं चाहिए, वो कुछ एनर्जी लेते ही भाग गया, कुछ एनर्जी बच गई। तो अब जो बचा हुआ है ये लो एनर्जी का फोटोन होगा। 100 रुपए में से 60 रुपए की एनर्जी ले गया तो 40 रुपए की एनर्जी बच गई, तो एक लो एनर्जी का फोटोन रिमेन रहेगा। तो एक फोटोन आया था, एक अभी रह गया है, बेशक अब उसकी एनर्जी कम हो गई। एक फोटोन आया था, एक रह गया, बेशक उसकी एनर्जी कम हो गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने थोड़ी एनर्जी उसकी ले ली। और अगर फोटोन कंप्लीटली एब्सॉर्ब हो गए तो फिर नंबर ऑफ फोटोन्स कम हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ फोटोन्स उतने भी रह सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ फोटोन्स कंजर्व हो ये जरूरी नहीं है, मगर ये जरूरी है कि टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम, जैसा कि कोलिजन पार्टिकल थ्योरी में हमने पढ़ा है, वो कंजर्व होना चाहिए। तो ये 5 पोस्टुलेट्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। याद करो फटाफट।